NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 6 औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। 1. 19वीं सदी के दौरान हमारे समाज में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी। 2. 19वीं सदी तथा आरंभिक 20वीं सदी के दौरान सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न की। 3. जाति व्यवस्था बाल विवाह सती प्रथा जैसे मुद्दों को सुधारकों ने कानूनों और अन्य साधनों के माध्यम से किस प्रकार सुझाने की कोशिश की। 4. 19वीं सदी के बाद भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में सुधारकों की भूमिका। 5. भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों के क्या क्या प्रभाव पड़े और उनका विश्लेषण। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1. राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है। उत्तर। आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राममोहन राय विशेष महत्व के योग्य हैं। वह बहुत अधिक साहित्यिक योग्यता के स्वामी थे और भारतीय संस्कृति, इस्लाम और ईसाई मत के बारे में गहरी रुचि रखते थे। वह सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जिसमें हिंदू स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ जल जाती थीं। उनकी कोशिशों से 1829 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। वह कहा करते थे कि ईश्वर एक है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा। वह अंग्रेजी शिक्षा को विकसित करने के भी पक्ष में थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो हिंदू धर्म को शुद्ध करने और ईश्वर पर विश्वास की शिक्षा देता था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। प्रश्न 2. ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे। उत्तर। वे एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके प्रयासों से हिंदू विधवा विवाह कानून 26 जुलाई 1856 पास हुआ। प्रश्न 3. बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। उत्तर। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न 4. किन्हीं दो सामाजिक प्रथाओं के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन शुरू किए गए। उत्तर। सती प्रथा, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा इत्यादि सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन शुरू किए गए। प्रश्न 5. राजा राममोहन राय कौन थे। उत्तर। राजा राममोहन राय आधुनिक विचारों से परिपूर्ण समाज सुधारक थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले वह सबसे प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न 6. हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी। उत्तर। हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी। ये वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। प्रश्न 7. आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की। उत्तर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। प्रश्न 8. सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया था। उत्तर। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। प्रश्न 9. 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। उत्तर। 19वीं सदी में अधिकांश महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कन्या बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बहुविवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या बहुत ही आम बात थी। जो लड़कियां बच जाती थी, अक्सर उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। कई बार बड़ी उम्र के पुरुषों से भी शादी कर दी जाती थी। बहुविवाह अर्थात पुरुष की एक पत्नी से ज्यादा पत्नी रखना कई धर्म तथा जातियों में स्वीकार किया जाता था। देश के कुछ भागों में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसमें एक विधवा औरत को मजबूर किया जाता था कि वह अपने पति की चिता पर खुद को जला दे। जो महिलाएं सती प्रथा से बच जाती थीं, वे एक बहुत ही दुखी जीवन जीती थीं। महिलाओं का संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं था। उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। इस प्रकार सामान्य जीवन में महिलाओं की समाज में अधीनस्थ स्थिति होती थी। बाह्य आक्रमणों तथा परिवार के सम्मान में कमी होने के डर ने इन प्रथाओं को बढ़ावा दिया। दहेज तथा पैतृक संपत्ति में साझेदारी से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। यह स्पष्ट था कि कुछ प्रथाओं और अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज की प्रगति रुकी हुई थी। समाज में सुधार लाने के लिए लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत थी। प्रश्न 10. आश्रम व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर। प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आश्रम पर आधारित था। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम थे। प्रश्न 11. प्राचीन काल में भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का आधार क्या था।
जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम बताते हुए इसको दूर करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर। प्राचीन काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मूलतः व्यवसाय पर आधारित थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उच्च जाति के द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और निम्न जाति की धार्मिक ग्रंथों से दूरी के कारण कई अंधविश्वासी प्रथाओं का प्रचलन हुआ। इसके परिणामस्वरूप उच्च जाति के हाथों में सत्ता आ गई और निम्न जाति के शोषण की शुरुआत हो गई। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पर आधारित था। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। जो लोग ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लगे हुए थे, उन्हें ब्राह्मणों के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो युद्ध में लगे हुए थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जिनका व्यवसाय कृषि तथा व्यापार था, वे वैश्य के रूप में जाने जाते थे और जो ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा कार्य में लगे थे, वे शूद्र कहे जाते थे। यह वर्ण व्यवस्था जो विशुद्ध रूप से व्यवसाय पर आधारित थी, बाद में वंशानुगत हो गई। किसी एक विशेष जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जाति को बदल नहीं सकता था। यद्यपि वह अपने काम को बदल सकता था। इससे समाज में असमानताओं ने जन्म लिया। इससे निम्न जातियों का शोषण होने लगा, जिसके कारण जाति व्यवस्था एक स्वच्छ लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज को बनाने में बाधक हो गई। समाज में जन्मी इन कुरीतियों के विरुद्ध कई समाज सुधारक सामने आए। कई समाज संगठन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, नारायण गुरु, पेरियार, विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा और कई दूसरों ने इन सब का दृढ़ता से विरोध किया। अधिकांश सुधारकों ने जाति प्रथा को वेदों और धर्म ग्रंथों के विरुद्ध माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था अतार्किक और अवैज्ञानिक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह मानवता के बुनियादी नियमों के खिलाफ थी। समाज सुधारकों के अथक और अनवरत प्रयासों ने लोगों की मदद की, जिससे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता जागृत हुई। प्रश्न 12। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर। प्राचीन भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार हिंदू विधवा को अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने 1818 के बाद इस व्यवस्था के विरुद्ध जनमत तैयार किया। उन्होंने प्राचीनतम धर्म ग्रंथों से उदाहरण प्रस्तुत कर सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरुद्ध था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए सभाएं की, जुलूस निकाले तथा प्रार्थना पत्र भेजे थे। अतः उनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रश्न 13। 19वीं सदी के शैक्षिकी परिदृश्य के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर। 19वीं सदी में अनेक बच्चों, खासकर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं, मदरसों, मस्जिदों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म तथा दर्शन जैसे विषयों को पाया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पाठ्यक्रम में कोई जगह नहीं थी। कई अंधविश्वासी मान्यताओं का समाज में अस्तित्व था। कुछ समुदायों में तो लड़कियों को शिक्षित करने की भी अनुमति नहीं थी। यह सोचा जाता था कि शिक्षित महिलाएं शादी के बाद जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल कारण थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। प्रश्न 14। राजा राम मोहन राय एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नारी मुक्ति में क्या भूमिका निभाई? उत्तर। राजा राम मोहन राय एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर को आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इन दोनों ने 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया। विशेषकर नारी की दशा सुधारने में उनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने नारी की दशा सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इसके विरुद्ध कानून का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, कन्यावध इत्यादि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसी प्रकार का प्रयास ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी किया और नारी शिक्षा पर जोर दिया। प्रश्न 15। भारतीय समाज पर सुधार आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर। 19वीं सदी के दौरान भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारतीयों के बीच चेतना पैदा करने में सक्षम हुए। इन सभी आंदोलनों ने सामाजिक और धार्मिक विचारों को समझने में तर्कसंगत सहायता की तथा वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया।
सुधारकों ने यह महसूस किया है कि आधुनिक विचारों और संस्कृति के भारतीय सांस्कृतिक धाराओं में एकीकृत करके आत्मसात किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा का परिचय जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की दिशा में भारतीयों को निर्देशित कर सकता है। सब आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया और जाति व्यवस्था विशेष रूप से अस्पृश्यता की आलोचना की है। वे आंदोलन सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में कार्य करते हैं। शिक्षा में विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया था। महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी उपाय शुरू किए गए। उदाहरण के लिए सती प्रथा तथा शिशु हत्या अवैध घोषित की गई। 1856 में पारित कानून से पुनर्विवाह संभव बन गया और विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ। 1872 में पारित कानून, अंतरजातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दी गई। 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई। बाल विवाह को रोकने के लिए इसके बाद शारदा अधिनियम 1929 को पारित किया गया। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम का लड़का शादी नहीं कर सकते थे। इन सुधारकों के प्रयासों का सबसे स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर दिखा। महिलाओं की एक बड़ी संख्या आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए घरों से बाहर आई। इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तरह महिलाओं की भूमिका सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली तथा अन्य महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में अति महत्वपूर्ण रही। महिलाएं अब पर्दे से बाहर आए और नौकरियां करने लगी। सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तथा देश के प्रति गर्व का भाव जगाया। इन सुधार आंदोलनों ने अनेक भारतीयों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ा। लोग भारतीय के रूप में पहचान बनाने में अधिक जागरूक हो गए। अंततः लोगों का एकजुट होना यानी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का जिम्मेदार बना। प्रश्न 16। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार की वकालत की और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम किया। इन्होंने अस्पृश्यता और वंशानुगत जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया। आर्य समाज की भूमिका मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने में सराहना की। आर्य समाज ने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। आइए संक्षिप्त में समझते हैं इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा। 1. भारतीय समाज में अंधविश्वासी विषय, पिछड़ेपन तथा कुप्रथाएं जैसे सती या विधवा विवाह और अस्पृश्यता जैसे मुद्दों को चुनौती दी गई। 2. राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद जैसे शिक्षित भारतीयों ने समाज में सुधार से पहले धार्मिक विश्वासों से प्रेरित समाज में सुधार किया। 3. समाज में सुधार आंदोलनों का प्रभाव बहुत था। सुधारकों के लगातार प्रयासों की वजह से कानून द्वारा सती प्रथा, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। आधुनिक शिक्षा को समाज में प्रोत्साहित किया गया। 4. सभी प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी शिक्षित लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस संबंध में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 5. सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने समाज में सुधार के लिए आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.